जो है जो एनर्जी है उसकी ज्यादा होगी, बजाय कि इसके कि वहां पर dx² माइनस y² जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा था, वहां से तो लिगेंड आ ही नहीं रहा है। जब वहां से लिगेंड आ ही नहीं रहा है तो मेटल का d ऑर्बिटल उससे किस तरह से इंटरेक्ट करेगा? करेगा ही नहीं। इट मींस कि उनकी जो एनर्जी है वो डाउन चली जाएगी। अब जो मेरा लिगेंड आ रहा है वो इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है, तो यहाँ पर लोब जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो वाले इंटरेक्ट करेंगी ज्यादा, और जो एनर्जी हाई होगी वो उन्हीं लॉब्स की होगी जिनकी जो उन्हीं ऑर्बिटल्स की होगी जिनकी लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो ऐसे मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz एंड dxz। ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एक्सिस के बीच में लाई कर रही है जो हमारी लोब है, और वहां से फिर लिगेंड आ रहा है। तो यानी कि इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी, और जो बाकी के जो रह गए हैं दूसरा सेट दैट इज ई, तो ई सेट के अंदर जो है वो क्या होगा, क्योंकि एक्सिस में है डायरेक्शन ज्यादा होगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा कि एनर्जी उनकी डाउन चली जाएगी। तो अब मेरा सिनेरियो जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, ये जो थी मेरी, ये थी ऑक्टाहेड्रल में, जिसमें कि dxy, dyz और dzx ये तीनों जो थे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अभी वह सेम चलेगा यहाँ पर कि मेरे 5 ऑर्बिटल थे, d ऑर्बिटल, मेटल के d ऑर्बिटल्स थे मेरे पास, उनके पास लिगैंड जब आया तो वहां पर उनकी एनर्जी हाई हुई, और लिगैंड की जो फील्ड उन्होंने किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो फिर उनकी जो है स्प्लिटिंग हो गई। तो ये फ्री आयन है जब इसके पास कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, ये सिमेट्रिकल फील्ड जो है फील कर रहा है कि जब सिमेट्रिकल चारों तरफ से एक जैसा एनवायरनमेंट था तब हमारी ये सिचुएशन है। और अब जो है लिगेंड का जब इंटरेक्शन हो गया है, पता चल गया है, तो सबसे मेन बात कि जो टेट्राहेड्रल बनाएंगे हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेट्राहेड्रल सिर्फ हाई स्पिन बनाते हैं। हाई स्पिन कब होता है? हाई स्पिन का मतलब होता है कि यहाँ पर एज अ वीक फील्ड, जैसे हम वीक लिगेंड्स को लेके चलते हैं ना, कि हमेशा एज अ वीक लिगेंड यहाँ पर यूज होगा, ऐसे हम सोच सकते हैं। वीक लिगेंड में क्या होता है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होती है स्प्लिटिंग से, तो यहाँ पर वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग हमारी कम होगी, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर जैसे एक दूसरे के पास होंगे, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, स्प्लिटिंग क्योंकि यहाँ पर कम हो रही है तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी हमें पेयर अप करने के लिए यूज करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि 3 ऑर्बिटल तो आएंगे ऊपर, क्योंकि इनकी लोब क्या है, जहां से लिगेंड आ रहा है वहीं से डी ऑर्बिटल की लोब है। तो ये 3 ऐसे ऑर्बिटल मिले जहां पर इनकी लोब इन बिटवीन द एक्सिस एक्ट कर रही थी, लाई कर रही थी, जहां से मेरा लिगेंड आ रहा था। और बाकी के 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो डाउन चली गई, क्योंकि जो लिगेंड है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं था, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था। तो इनकी जो एनर्जी है, देखो ये था मेरा ऑक्टाहेड्रल का और ये है मेरा टेट्राहेड्रल का, दोनों में हमारा बिल्कुल अलग डायग्राम बनेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले करवाया था कि विच वन विल बी ऑक्टाहेड्रल, कैसे पहचानोगे, पहचानोगे तभी बना पाओगे। अगर आपने 3 ऑर्बिटल्स ऊपर बना दिए, 2 ऑर्बिटल्स नीचे बना दिए, तो वो केस होगा टेट्राहेड्रल का। तो सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल में आपको ये चीज बनानी है कि 3 ऑर्बिटल जो हैं ऊपर एनर्जी हो जाएगी उनकी और 2 ऑर्बिटल्स की डाउन जाएगी। और हमेशा जो टेट्राहेड्रल होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके लिए मैंने 2 रीजन बताए थे कि एक तो यहाँ पर जो लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल से कम है, इसलिए यहाँ पर स्प्लिटिंग भी कम होगी। स्प्लिटिंग का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये कम होगी। तो स्प्लिटिंग कम होगी, इसका एक रीजन तो है कि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है। दूसरा रीजन है कि कोई भी जो है ऑर्बिटल वो डायरेक्टली पॉइंटेड आउट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से मेरा लिगेंड आ रहा है तो ये एक्सीज है,
तो ये लोब यहाँ पे भी हो सकती है। मान लो ये बिल्कुल बीच में से आ रहा था, मान लो यहाँ से हो रहा था, तो हो सकता है लोब ये यहाँ पर हो। तो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में, मान लो अब एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस पे तो पता है कि एक्सिस पे ही मेरी लोब है और एक्सिस पे ही मेरा लिगेंड आ रहा है, तो इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। लेकिन ये लोब का, और ठीक है इंटरेक्शन ज्यादा होगा लेकिन इतना नहीं हो पाएगा जितना कि ऑक्टाहेड्रल में हुआ था। तो यहाँ पर जो है दो रीजन है कि क्यों टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो बनेंगे अब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पेजेस नहीं है, एक मिनट दोबारा मैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इस केस में जो है CFSC किस तरह से निकालेंगे हम टेट्राहेड्रल के केस में। तो इस केस में हमेशा जब भी हम बनाएंगे, जैसे D1 सिस्टम होगा तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे होंगे, ऊपर होंगे और 2 ऑर्बिटल्स हमारे नीचे होंगे। तो सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने कल किया था कि कैसे गैप बनेगा वहां पर। तो यहाँ पर जैसे D1 सिस्टम हम ले, टेट्राहेड्रल का केस है और D1 सिस्टम है। तो D1 सिस्टम के अंदर हमने बनाना कैसे है, तो एक तो ऐसे ही जब हम पेपर में बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे पूरा प्रॉपर करके ना, जैसे हम शॉर्ट में बना देते हैं, तो पेपर में ऐसे नहीं बनाएंगे, पेपर में हम ऐसे ही बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल मेरे नीचे आएंगे, 3 ऑर्बिटल मेरे ऊपर आएंगे। ये जो मेरा है बेरी सेंटर है, तो इसके जो यहाँ पर होगा वो प्लस के 4 DQ एनर्जी है, और यहाँ पर जो है ये माइनस का 6 DQ एनर्जी है। तो यानी कि अब जो फॉर्मूला CFSC के लिए निकालने के लिए था सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 मल्टीप्लाइड बाय +4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E। यहाँ पर G वर्ड का यूज नहीं करेंगे, G मतलब जिराडे सिमेट्री, क्योंकि हमारे टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं है, टेट्राहेड्रल मेरा इस तरह का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर माने किसी पॉइंट को, और सेंटर के जितना हम लेफ्ट में जाएं उतना हम राइट में जाएं, तो हमें सेम चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए हम G वर्ड का भी यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे T2 और E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E लेवल मल्टीप्लाइड बाय -1, सिर्फ इतना फॉर्मूला होगा इसका। तो यहाँ पर CFSC अगर मैं मान लो D1 सिस्टम के D1 के केस में देखती हूँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो पहले वो नीचे ही जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी जो CFSC आई वो आई -6 DQ। ऐसे ही D2 के अंदर हम देखें या D3 के अंदर देखें, तो ऊपर बनेंगे 3 ऑर्बिटल, नीचे बनेंगे 2 ऑर्बिटल। तो D2 के केस में है, D3 के केस में, तो D2 के केस में क्या होगा 1 2, यहाँ पर 1 2, और D3 के केस में क्या होगा कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग इसमें कम है, स्प्लिटिंग कम है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन में क्या होता है कि पहले हम पांचों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन करेंगे, अगर बच जाते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर D2 में अगर हम देखें तो हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज -12 DQ। D3 में हम देखें तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 into 4, that is -12 and plus 4, that is -8
DQ। ये हमारा CFSC आया है D3 सिस्टम के अंदर। ऐसे ही D4 जब हम लेंगे तो इसमें ऑक्टाहेड्रल की तरह हमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड नहीं बनाना, इसमें वीक फील्ड ही बनेगा हमेशा। तो इसमें जो सिनेरियो होगा वो कैसे होगा कि सब में 1 2 3 4 इस तरह से हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और जो CFSC निकालेंगे वो हो जाएगी -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4 × 2 that is -12 + 8 that is -4 DQ। तो ये हमारी हो जाएगी D4 के सिस्टम के अंदर। तो इसमें तो और भी इजी हो गया कि हमें देखना ही नहीं है कि पेयरिंग करनी है या नहीं करनी, लिगेंड देखना ही नहीं है। तो वीक फील्ड जनरली जो हमारा 3D मेटल होता है उसके साथ जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जो कि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेंगे तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो उसमें क्या है कि पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो D5 के अंदर भी हम देख लेते हैं कि D5 के अंदर जब हम करेंगे तो किस तरह से होगा। ऊपर 3 ऑर्बिटल बनेंगे, नीचे 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने बना दिया है। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जयंत खुराना बताओ कितनी वैल्यू आएगी CFSC की? बताओ एक बार देख के जयंत। यस मैम। हाँ इसमें बताओ D5 में CFSC की कितनी वैल्यू आएगी? मैम 0। 0, वेरी गुड। तो इट मीन्स ये समझ आ गया है आपको। D7 भी ले लो, D8 ले लो, कोई इसमें इशू ही नहीं है। तो D7 भी हम लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 7। तो ये हमारा हो जाएगा कि -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3 × 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -24 + 12 दैट इज -12 DQ। तो ये यहाँ पर इजी है, अभी निकाल लोगे ना CFSC टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में? ओके जी। तो इसके बाद वेरी गुड। तो इसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है NiCO4। आपने अगर सिलेबस देखा हो तो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है NiCO4 का, जो आपको CFT का डायग्राम बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, जैसा कि हमने कल किया था CONH3 ट्वाइस, सेम ऐसा ही हमारा बनेगा। तो NiCO4 पहले तो बता देते हैं कि होता कैसा है। देखो ये है मेरा NiCO4। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये एक टेट्राहेड्रल है। इस तरह से जो है शेप जिसकी भी होती है उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप का है। तो यहाँ पर जो देखो निकेल जो होता है वो 3D एलिमेंट है, 3D सीरीज का जो ट्रांजिशन मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो निकेल का 28 होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Ar3D8 4s2। तो ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो निकेल एटम है। तो NiCO4 है आपके सिलेबस में। तो NiCO4 के ऊपर अगर आप देखें तो Ni यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? CO कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगैंड। बताओ। 0 स्टेट में है। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो यही रहेगा, दैट इज 3D8 4s2 एंड 4p। तो जब निकेल के साथ, अभी निकेल ये है जब फ्री एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा यानी कि लिगेंड अप्रोच करेगा निकेल एटम को, तो क्या होगा कि हमने चाहिए कितने ऑर्बिटल खाली, 4 कार्बोनिल्स हैं तो हमें 4 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के,
ये भी 3D के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और ये s ऑर्बिटल फिर खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई है वो है sp3, और sp3 का मतलब है कि हमारी कैसी शेप है, टेट्राहेड्रल। देखो यहीं से हम पता, दो तरीके हैं हमारे पास कि या तो हम देख लें कि हमारा जो 3D, अगर 3D एलिमेंट है और उसके साथ या 4D और 5D है तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, 3D है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से एक हद तक हमें पता चल जाता है। जैसे आप अमोनिया देखें तो अमोनिया में कैसे हम निकालते हैं, देखो जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है कि नाइट्रोजन लिखा, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो इसमें कितने लिखे हुए हैं, कहीं पे भी लिख दो, डजेंट मैटर, एच एच एच, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, और एक लोन पेयर भी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर भी होता है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है 4। तो इसलिए 4 का मतलब है 1s एंड 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। ऐसे ही अगर हम H2O की बात करें तो H2O में इस तरह से मेरे पास जो है होता है, कहीं पे भी लिख दो, डजेंट मैटर। तो H2O में काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 आया, 4 का मतलब है sp3। तो यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बोनिल आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर भी कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर भी और इधर भी, और sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब इसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, देखो अब मेरे पास जो ये d ऑर्बिटल था, इसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, ये 4s और ये 4p। तो स्प्लिटिंग जब होगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से होगी। क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो नीचे आएगा मेरा E11 और ऊपर आएगा T2, ट्रिपली डी जनरेट, और नीचे आएगा डबली डी जनरेट, यानी कि ऊपर आएगा T2 और नीचे आएगा E। तो यहाँ पर टोटल अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो है NiCO4 का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर अगर CFSC मेरे को निकालनी है तो बताओ कितनी होगी CFSC? 0 होगी मैम। 0 होगी इसकी CFSC। और इसके अंदर जो होगा मैग्नेटिज्म, वो डाया होगा या पैरा होगा? डायामैग्नेटिक, वेरी गुड। तो आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया है समझने को, तो इसमें तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था, राइट? आगे कंटिन्यू करें? यस मैम। एक हाँ, एक ही टॉपिक रह गया है अब आपका, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आपका एक रह गया है PTNH3 ट्वाइस Cl2, सिस्प्लेटिन या ट्रांसप्लेटिन। तो वहां पर देखो होता क्या है, ऊपर जो आपके में दिख रहे हैं आपको स्लाइड पे, ऊपर d ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, और नीचे आपका जो दिखाया हुआ है वो एक स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब देखो वैसे तो स्क्वायर प्लैनर को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, या फिर हम उसमें स्प्लिटिंग देख रहे थे कि किसके जैसी होगी, टेट्राहेड्रल के जैसी होगी या फिर स्क्वायर प्लैनर के जैसी होगी। तो अगर हम क्या करें, उसको हमने किस चीज से समझा, देखो अब मैंने देखा कि ऑक्टाहेड्रल में कुछ इस तरह का सिनेरियो था, यानी कि ये मेरा क्या है, ऑक्टाहेड्रल, जैसे सभी जानते ही हैं कि 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं इस तरह से, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं, ये मान लो Z एक्सिस था, अगर मैं इन Z एक्सिस वालों को बहुत दूर लेके जाऊं और फिर इतना दूर लेके जाऊं कि इन Z एक्सिस वालों को निकाल ही दूं,
जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर की शेप में होगा वो मॉलिक्यूल, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होगा। तो ये बचा जो, ये मिला मुझे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और ये कब मिला, जब मैंने ऑक्टाहेड्रल के z एक्सिस वाले लिगेंड्स को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। तो हमने इसको समझा कि अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो किस तरह से होगा। अगेन समझने के लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर जैसे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है कि जो हमारे एक्सिस पे थे ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी हाई है, और जो हमारे इन बिटवीन एक्सिस थे ऑर्बिटल्स, लॉब्स, उनकी एनर्जी डाउन है। तो यहाँ तक तो ये ऑक्टाहेड्रल के जैसा ही है। अब हमने आगे क्या किया कि वहां से z एक्सिस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। कंप्लीटली रिमूव जब हमने किया तो क्या हुआ, यहाँ पर चेंज क्या आया, बेसिकली कंप्लीटली रिमूव होने के बाद जो हमारा, या तो हम इलोंगेशन करेंगे या फ्लैटन करेंगे, बिल्कुल हमारा जो z एक्सिस वाला है, देखो ये बात कई बार समझ नहीं आती है बच्चों को। स्क्वायर प्लेनर कब बना, जब ऑक्टाहेड्रल के हमने z एक्सिस वाले जो ग्रुप्स थे उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ठीक है, जब हमने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो हमारे पास स्प्लिटिंग कैसी आई कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है सबसे ऊपर चला गया। देखो ध्यान से समझना, इसका रीजन मैं एक एक का बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो dx स्क्वायर माइनस, आप देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब हमने z एक्सिस वाले ग्रुप्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी पे भी चेंज आया। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो था वो सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई, यानी कि फर्दर जो अब स्प्लिटिंग हो रखी थी कि 2 ग्रुप ऊपर थे, 3 ग्रुप नीचे थे, अब वो भी चेंज हो गया है, उसमें भी जो है चेंज हो गया है, फर्दर स्प्लिटिंग हो गई है। फर्दर स्प्लिटिंग कैसे हुई कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद dxy, देन dz स्क्वायर, देन dxz एंड dyz। अब इसका लॉजिकली बताती हूँ मैं कि कैसे हुआ होगा। दूसरी स्लाइड लेके, अब देखो पहले हम ऑक्टाहेड्रल को समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, इस तरह का मेरा मॉलिक्यूल था। तो ये था मान लो y डायरेक्शन, ये था x डायरेक्शन और ये था z डायरेक्शन। तो मेरे जो d ऑर्बिटल्स थे, हमने बोला कि लिगैंड यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। तो जो एक्सिस पे लॉब्स हैं, अगर वो एक्सिस पे लॉब्स हैं और एक्सिस पे ही लिगैंड आ रहा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फिर हमने कहा कि इसीलिए जो मेरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा लॉब्स इसकी जो है एक्सिस पे होती है, एंड dz स्क्वायर मेरा कैसा होता है, लॉब्स और एक साथ ही साथ xy प्लेन में रिंग होती है। तो इन दोनों की एनर्जी तो क्या हो गई, हाई, क्योंकि ये क्या है कि ऑन एक्सिस थे और वहीं से मेरा लिगेंड आ रहा था। तो इनकी एनर्जी चली गई डाउन, क्योंकि यहाँ पर तो इन बिटवीन द एक्सिस लॉब्स थी। अब यहाँ पर जब हमने क्या किया, इसमें से हमने z एक्सिस वाले ग्रुप को रिमूव कर दिया और मेरा जो मॉलिक्यूल बना सिर्फ ये बना, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, जिसमें कि सिर्फ 4 ही लिगेंड्स थे, Ml4, 6 लिगेंड्स नहीं थे। अब तो अब क्या हुआ कि जो जो जहां जहां z एक्सिस का जिक्र था, तो z क्योंकि एक्सिस से कोई लिगेंड ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया है, तो जोन जोन से भी z वाले ग्रुप थे उनकी एनर्जी
बिल्कुल डाउन चली जाएगी, क्योंकि अब वहां पर कोई लिगैंड नहीं है। अब सबसे ज्यादा एनर्जी उस ऑर्बिट, मान लो देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लॉग कहाँ होंगी, यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ होगी, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होगी। तो अब जो इंटरैक्ट होगा, सबसे ज्यादा जो इंटरैक्ट होगा वो कौन सा, क्योंकि एक्सिस की तरफ से लिगैंड आ रहा है, तो जिस ऑर्बिटल की लॉब एक्सिस के ऊपर होगी उस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। और हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो लॉब है वो एक्सिस पे है, और इसीलिए जो डी एक्स स्क्वायर की एनर्जी होगी, सिंगल है यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो प्लैनर स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी लॉब्स एक्सिस पे लाई करती हैं जहां से मेरा लिगैंड आ रहा है। दूसरा जो यहाँ पर ऑर्बिटल था वो जेड स्क्वायर था, और जेड स्क्वायर जो है तो यहाँ पर जो है z का तो हमने कहानी खत्म कर दी, z से की तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, वहां पर तो एनर्जी स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी, और इतनी डाउन चली जाएगी कि यहाँ पर जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं दैट इज x और y, उसकी यहाँ पर जो डी एक्स वाई यानी कि z तो खत्म, अब जैसे डी एक्स जेड था, डी वाई जेड था, तो जहां जहां z का जिक्र है उन उन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो चली जाएगी वो डाउन चली जाएगी सबसे ज्यादा। तो ये डी एक्स जेड और डी वाई जेड के जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सबसे कम हो जाएगी, और डी एक्स वाई, क्योंकि अब मेरा ऑर्बिटल एक्स और वाई सिर्फ इन दोनों में रहेगा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, तो डी एक्स वाई खाली जहां है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो लोब्स जो एक्सिस पे है उनकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जहां जहां जेड का जिक्र है उनकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। तो ये समझ आया कि स्क्वायर प्लेनर को हम किस तरह से देखते हैं। एक बार रिपीट कराऊं। यस मैम, रिपीट करते हैं। देखो ये था मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहां पर मैंने जो स्प्लिटिंग इसकी दिखाई थी वो ऐसे दिखाई थी कि इसके 2 ऑर्बिटल तो ऊपर आएंगे और 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे। अब ये इतना समझ आता है कि ऐसा क्यों होगा, ये स्प्लिटिंग क्यों होगी, ये रीजन समझ आता है। इस स्प्लिटिंग का रीजन समझ आता है कि क्यों ऐसा होगा, 2 ऊपर क्यों जाएंगे 3 नीचे क्यों आएंगे, कोई एक बच्चा बताओ। राजा बाबू। मैम उसके लोब्स मैम, हाँ हाँ निखिल, बोलो बोलो निखिल। मैम जो लोब्स होंगे मैम वो एक्सिस पे नहीं होंगे। किसके, कौन से ऑर्बिटल के। मैम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके एक्सिस पे नहीं होंगे। मैम जो डी एक्स वाई डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है मैम, ये प्लेन में आ जाएंगे मैम, उनके जो लोब्स होंगे उसके मेटल लाइंस। इन बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे। देखो एक चीज है ये, देखो अब यहाँ पर मैंने 2 ऑर्बिटल बनाए हैं, इसको देखो मेन ना ये एक ही रीजन है,
कि लोब्स कहाँ है। पहले दिन भी जब मैंने डी ऑर्बिटल की शेप बनाई थी तो बोला था कि पूरा जो CFT है वो डी ऑर्बिटल की शेप पे ही लाई करेगा। तो मैम आप म्यूट हो। यस हो गया, थैंक गॉड। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। वो नेटवर्क चला गया था बिल्कुल ही। तो देखो, एक है फर्स्ट वाला है dx² - y² और दूसरे वाला है dxy। ठीक है, अब जो z का केस है, जब हम स्क्वायर प्लेनर का एक्सप्लेन करेंगे तो z वाले ऑर्बिटल तो गए, z से तो लिगेंड गया, तो जहां जहां z है वहां वहां एनर्जी डाउन चली जाएगी। अब जो ये dx² - y² हमारा जो लिगेंड आ रहा है वो इस यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, दोनों केस में आ रहा है इधर से। अब जब ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस। जब फर्स्ट केस में ये लिगेंड आया तो इसको डायरेक्टली लोब मिल गया, डायरेक्टली लोब मिल गया तो इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई। लेकिन dxy के केस में क्या हुआ कि इस डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। देखो हमारा अगर ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर है तो डायरेक्शन तो उसकी सेम ही रहेगी, x और y ही रहेगी लिगेंड्स की। तो लिगेंड आया x, मान लो x डायरेक्शन से, लेकिन उसको वहां लोब नहीं मिली। ठीक है, अब लोब नहीं मिली तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा, एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल के ये z एक्सिस वाले ग्रुप्स कंप्लीटली रिमूव कर दें तो ये मेरा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और जब हमने z एक्सिस से ग्रुप्स को कंप्लीटली रिमूव किया तो वहां पर इफेक्ट तो देखो पड़ेगा। अब पहले मान लो घर में 4 लोग रहते हैं, उसमें से 2 लोग चले जाएं तो घर खाली हो जाएगा बिल्कुल ना उनका, फिर पता चलेगा कि यहाँ से कुछ चला गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा कि पहले क्या था, 3 ग्रुप्स ऊपर थे, नहीं गलत हो गया, 3, एक मिनट, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, 2 ग्रुप्स तो ऊपर थे क्योंकि वो जो है एक्सिस पे लाई कर रहे थे, और 3 ग्रुप्स नीचे थे, dxy, dyz और dxz, और ये थे dx² - y² एंड dz²। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो dx² - y² की होगी, क्योंकि इसकी लॉब्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं और जहां से मेरा लिगेंड आ रहा है, तो जहां से यहाँ पे लोब है, यहां से लिगेंड है, तो दोनों जो है ऐसा तब होगा जब dx² - y² का हम बात करेंगे, तो दोनों बिल्कुल इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। इसके बजाय जो dz², अब z² का तो रोल खत्म इसलिए हो गया क्योंकि z से हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया अपने जो एटम्स था, तो z की एनर्जी इसीलिए कम हो गई क्योंकि अब वहां पर कोई लिगेंड ही नहीं है। तो लिगेंड ही नहीं है तो z का तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। फिर जो है नीचे वाले ऑर्बिटल हमने देखे कि जो dxy है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जिसमें z का जिक्र है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि z की तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो dxy, तो अब जो स्प्लिटिंग होगी, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था अभी मई में कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग बताओ, तो आपको ये बना के आना था वहां पर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है dx² - y² की, फिर है dxy की, फिर है dz² की, एंड देन dxz dyz। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो है ऑक्टाहेड्रल की 2 z एक्सिस वाले कंप्लीटली रिमूव कर दिए। जब हमने उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो वहां पर क्या बचा, x और y प्लेन।
अब वो वाले मॉलिक्यूल, वो वाले ऑर्बिटल जिनकी लोब XY में है, XY या तो ऑन द एक्सिस है या प्लेन में है, तो वो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और वो वाले ऑर्बिटल्स जो कि Z के साथ हैं, Z जिसमें है, उनकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। तो इसमें जो है इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। अब समझ आया? यस मैम। अगर स्क्वायर प्लेनर में आपको बनाना है तो ये वाला डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि मान लो मैं प्लेटिनम का एग्जांपल ले लूं। प्लेटिनम का होता है 5d9 6s1। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में होगा वो कैसे होगा कि 9 ऑर्बिटल्स d में होंगे और जो है 1 ऑर्बिटल होगा मेरा s में। जब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आपके सिलेबस में है वही वाला करा देती हूँ मैं, PTNH3 ट्वाइस Cl2, ये है मेरे पास। ये होता है निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम जैसे निकल होता है, ठीक उसी की सीरीज में होता है। 5D सीरीज का मेरा ये जो है एटम है, एलिमेंट है। तो 5D सीरीज का एलिमेंट हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से होंगी फिलिंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, ठीक है। जैसे फिर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे। तो एक बार डायग्राम बनाना आ गया, फिर तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी रह जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जो है आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। हाँ, डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हैं। और दूसरा हम देखो, अब देखेंगे इसमें, इसमें नहीं दिया होगा शायद कहीं। चलो अब एक क्विक रिवीजन हम थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा पीपीटी को। नहीं अभी तो रहता है आपका, हाँ एक टॉपिक रह गया आपका। तो ये आपका CFT आज कंप्लीट हो गया है। आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड। वो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से कर चुके हो, तो एक बार देख लेना। अगर नहीं आए तो फिर हम कर ही लेंगे। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब कर चुके हो ना आप लोग? यस मैम। हाँ, तो बस यही उसमें ना यही एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो मंडे को 5-10 मिनट में हो जाएगा वो वाला तो टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो मंडे को फिर नया हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एक बार। मुस्कान 2005, मुस्कान, चिराग अरोरा, प्रेजेंट मैम। ओके, दीक्षा, मैम। ओके, मुस्कान ना जाई नहीं, चलो। मैम मुस्कान का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मुस्कान का, यस मैम। हाँ मैं भी तो कहूँ रेगुलर है वो, उसकी तो 100% है अटेंडेंस ना। चलो मैं लगा देती हूँ। अनुज, अजय, हरजशन, सरताज, प्रेजेंट मैम। ओके, हार्दिक, मुकुल, प्रेजेंट मैम। ओके, नितिन,
तुषार तोमर, Yes, ma'am. अक्षत अग्रवाल, Yes, ma'am. ओके, अमन गर्ग, सौरभ चावला, मुस्कान गोयल, आशुतोष शर्मा, राघव गुप्ता, प्रेजेंट मैम। ओके, हिमांशु वर्मा, जयंत खुराना, Present, ma'am. ओके, आनंद, Present, ma'am. सौरभ, Present, ma'am. ध्रुव त्यागी, प्रेजेंट मैम। अमन गर्ग, Present, ma'am. दिवेश त्यागी, प्रेजेंट मैम। इंद्रप्रीत सिंह, Present, ma'am. आकाश, Present, ma'am. योगेश, राजा बाबू, आशीष गोड़िया, ओके, आशीष गोड़िया, अंशिका, सुरुचि, Present, ma'am. सनी, रितांशु, Present, ma'am. कनिष्का, Present, ma'am. रुद्रांश, अंश, Present, ma'am. ओके, जशनप्रीत, Present, ma'am. ओके, प्रियांशी, Present, ma'am. निखिल, प्रेजेंट मैम। बाकी भी कर सकते हो, आदित्य कुमार, Present, ma'am. आदित्य, पहले आप बी सेक्शन में थे क्या? No, ma'am. वो दूसरा दिखते हैं। अच्छा, ओके, आयुष, जिसका अटेंडेंस बनता जाए वो लीव करता जाए। पीयूष, Present, ma'am. ओके, शिवम तो हमेशा एब्सेंट होता है, आर्यन भी एब्सेंट होता है, खुशी गुप्ता, रिदम, Yes, ma'am. ओके जी, कोई रह तो नहीं गया? चलो अब एक असाइनमेंट और कर लेना, आज या कल में मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी यूनिट 1 के लिए। टेक केयर, बाय बाय।